गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत हमने जड़, तना, पत्ती की अकारिकी पढ़ ली थी। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम किसे कहते हैं? देखिए, अपन जानते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पादपों की अकारिकी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पादपों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक पुष्पीय पादप और एक अपुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादपों को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? उच्च और निम्न। निम्न वे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती का निर्माण नहीं होता। इन्हें हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। फिर उच्च, जिनमें जड़, तना, पत्ती का निर्माण होता है, दो भागों में विभाजित करते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुष्पीय पादपों की। तो पुष्पीय पादपों को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी पादप उनको कहते हैं जिनमें बीज किसी आवरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं। तो अपन ने जो अकारिकी पढ़ी थी वो अनावृत बीजी पादपों की पढ़ी थी, यानी जड़ के बारे में जो अपन ने पढ़ा था वो अनावृत बीजी पादपों की थी। पत्ती के बारे में पढ़ा था या तने के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे किसके बारे में थे? अनावृत बीजी। अब देखिए, हमने बात की कि वे पादप जिनमें पुष्प का निर्माण होता है पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पीय पादपों को दो भागों में विभाजित करते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत बीजी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? सबसे पहले जिस शाखा के ऊपर पुष्प का निर्माण होता है, जिस शाखा के ऊपर पुष्प का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? पुष्पावली अक्ष, या इसको कहते हैं पुष्पाक्ष। ठीक है। अब देखिए, पुष्पक्रम पुष्पावली अक्ष पर या पुष्पावली वृंत पर, या वह शाखा जिसके ऊपर पुष्प का निर्माण होता है, पुष्पावली अक्ष कहलाती है। उसके ऊपर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। पुष्पावली वृंत पर या पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। अब देखिए, पुष्पक्रम जो है अपनी पुस्तक के अनुसार तीन प्रकार का होता है। पहला है असीमाक्षी, असीमाक्षी। दूसरा है ससीमाक्षी, ससीमाक्षी। और तीसरा है विशेष। यानी तीन प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं। सबसे पहला असीमाक्षी, दूसरा ससीमाक्षी और तीसरा विशेष। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं असीमाक्षी की। जब पुष्पावली वृंत, ये क्या है? मान लीजिए पुष्पावली वृंत है। ये पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला होता है। असीमित वृद्धि करने का मतलब यहां इस शीर्ष भाग पर इसके पुष्प का निर्माण नहीं होता। तो ये क्या करेगा? वृद्धि करता रहेगा, और जैसे जैसे वृद्धि करेगा फिर क्या होगा? ये पुष्प का निर्माण हो गया, ये पुष्प का निर्माण हो गया, फिर वृद्धि करेगा, पुष्प का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जब पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला होता है, जब पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करने वाला होता है और उसके ऊपर क्रमशः उत्तरोत्तर पुष्प लगते रहते हैं, तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम। इसके अलावा इसके विपरीत क्या होता है? ससीमाक्षी। ससीमाक्षी के अंतर्गत क्या होगा? पुष्पावली वृंत जो है वो सीमित वृद्धि करने वाला, और सीमित वृद्धि करने वाले का मतलब क्या है कि यहां इसके पुष्प का निर्माण हो गया। अब यहां पुष्प का निर्माण हो गया तो ये पुष्पावली वृंत जो है उसकी वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि आप लोग याद रखना, पुष्प क्या है? पादप का जननिक भाग है। ठीक है। पुष्प क्या है? पादप का जननिक भाग है। और जब कायिक वृद्धि समाप्त होती है तब भी जननिक वृद्धि प्रारंभ होती है। या हम यूं कह दें कि जननिक वृद्धि के प्रारंभ होने पर कायिक वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो इसके शीर्ष भाग पर जब पुष्प का निर्माण हो जाता है तो इसकी वृद्धि रुक जाती है। फिर यहां और यहां इस प्रकार कहीं पे भी पुष्प का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली अक्ष के शीर्ष भाग पर पुष्प का निर्माण हो जाता है, तो पुष्पावली अक्ष जो है वो सीमित वृद्धि करने वाला हो जाता है और
उसके ऊपर जब पुष्प लगे हुए रहते हैं तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, सहसीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम कहते हैं। नेक्स्ट है विशेष। विशेष में अपने को इतना याद रखना है कि पुष्पावली वृंत न तो असीमाक्षी प्रकार का होता है या न सहसीमाक्षी प्रकार का होता है, एक अलग ही प्रकार का पुष्प क्रम जब उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कह देंगे, विशेष। ठीक है, पुष्पावली अक्ष न तो सीमित वृद्धि करने वाला और न ही असीमित वृद्धि करने वाला, एक अलग ही प्रकार का पुष्पक्रम लगा हुआ रहता है, तो उस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, विशेष प्रकार का पुष्पक्रम। तो ये अपना था पुष्पक्रम 3 प्रकार का, असीमाक्षी, सीमाक्षी और विशेष। नेक्स्ट है अपना टॉपिक पुष्प। पादप के जननिक भाग को पुष्प कहते हैं। ठीक है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुष्प की परिभाषा दें तो पुष्प की परिभाषा क्या होती है, रूपांतरित परोह को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। रूपांतरित परोह को पुष्प कहते हैं। परोह का मतलब है, आप लोगों को बताया हुआ है, परोह का मतलब क्या है, पादप के वायवीय भाग को परोह कहते हैं। और यह परोह जब रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, पुष्प कह देते हैं। देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प के अंतर्गत क्या होता है, या पुष्प को हमने कहा क्या है, पादप का जननिक भाग है। पुष्प क्या है, जननिक भाग है, अर्थात दोनों प्रकार के जननांग पुष्प के अंदर रहते हैं। अब देखिए, मैं महत्वपूर्ण बातें आपको इसके बारे में बता रहा हूं, आपको ध्यान पूर्वक इसको सुनना है, गौर करना है। पुष्प के जो जननांग है, जननांग यानी 2 प्रकार के, कौन कौन से, मादा जननांग और नर जननांग। तो नर जननांग को, ये एक नंबर के प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। मादा जननांग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। मादा जननांग जायांग, नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक पुष्प, प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखें तो ये सबसे पहले इसके अंतर्गत ये वाला भाग, जो ऊपरी वाला भाग है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और उसके बाद में ये वाला भाग कहलाता है वर्तिका, और ये वाला भाग कहलाता है अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर कह देते हैं स्त्री केसर। और अगर किसी पुष्प में एक ही स्त्री केसर है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, अगर एक ही स्त्री केसर है तो यही स्त्री केसर क्या कहलाएगा, इसका जायांग कहलाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं कि पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग का प्रत्येक भाग स्त्री केसर कहलाता है, या अंडप भी इसको कहते हैं, स्त्री केसर या अंडप इसका दूसरा नाम है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, इसको अंडप भी कहते हैं, अंडप या स्त्री केसर। तो पुष्प के मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जायांग का प्रत्येक भाग स्त्री केसर या अंडप कहलाता है, और प्रत्येक अंडप या स्त्री केसर जो है वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। अब इसी प्रकार देखिए, ये क्या है, ये पुष्प का नर जननांग है। नर जननांग पुमंग कहलाता है। पुमंग का प्रत्येक भाग पुंकेसर कहलाता है, और पुंकेसर भी क्या है, पुंकेसर भी 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये वाली जो संरचना है इसको कहते हैं पराग कोश। ठीक है, और ये परागकोश, ये परागकोश, इन दोनों परागकोशों को जोड़ने वाली जो ये संरचना है इसको कहते हैं योजी। और ये डंठल नुमा भाग जो है वो कहलाता है पुतंतु, और इन तीनों को मिलाकर कह देंगे पुंकेसर। अब देखिए, यहाँ इस प्रारूपिक पुष्प में 1 पुंकेसर, 2 पुंकेसर, 3 पुंकेसर, 4 पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं, तो चारों को संयुक्त रूप से क्या कह देंगे, पुमंग। अब देखिए, पादप का नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग। पुमंग का प्रत्येक भाग क्या हो गया, पुंकेसर। और पुंकेसर क्या है, परागकोश, योजी और पुतंतु से मिलकर बनी हुई संरचना है। परागकोश, योजी और पुतंतु से मिलकर बनी संरचना पुंकेसर, और समस्त पुंकेसरों को मिलाकर क्या कह देंगे, पुमंग। ये क्या है, पुष्प का नर जननांग। अब इसके अलावा ये सभी संरचनाएं, ठीक है,
पुष्प के अंदर आप लोग देखते हो एक पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है जिसको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, पंखुड़ी, और यहाँ पर क्या कहेंगे, ये दल। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे, दल। एक दल, दो दल, तीन दल, चार दल, पांच दल, पांचों दलों को मिलाकर क्या कह देंगे, दलपुंज। ठीक है, और इसके नीचे आप लोग देखते हो किसी भी पुष्प के नीचे एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण, इसको कहते हैं बाह्य दल, और समस्त बाह्य दलों को मिलाकर क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। समस्त संरचनाओं को मिलाकर बाह्य दलपुंज। तो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये तो कहलाते हैं पुष्प के सहायक भाग, और नर और मादा जो जननांग है यानी पुमंग और जायांग जो है वो क्या कहलाते हैं, इसके आवश्यक भाग। तो चार चक्र हो गए हमारे पास पुष्प के अंतर्गत, कौन कौन से, जायांग, पुमंग, दल, बाह्य दल। ठीक है, ये सभी जिस संरचना के ऊपर लगे हुए रहते हैं जहां से इनका निष्कासन होता है, ये संरचना कहलाती है पुष्पासन। और पुष्पासन का नीचे नुकीला पतला डंठल नुमा भाग क्या कहलाता है, पुष्पवृंत। अर्थात पुष्पवृंत किसे कहते हैं, वह संरचना जिसके द्वारा पुष्प किसी शाखा या तने से लगा हुआ रहता है, पुष्पवृंत कहलाती है। पुष्पवृंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जिससे पुष्पीय संरचनाएं या जो दल, बाह्य दल, पुमंग और जायांग है, इनको हम पुष्पीय पर्णे भी कहते हैं। तो पुष्पीय पर्णे जिस संरचना के द्वारा पुष्प के ऊपर लगी हुई रहती है क्या कहलाता है, पुष्पासन। पुष्पासन से ये पुष्पीय पर्णे लगी हुई रहती है। तो ये होगी अपनी पुष्प की संरचना जिसे हम एक रूपांतरित परोह भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम पुष्प के बारे में ही अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।